Hello, good evening. Aman, hi Aman. Hi Rahul. Hello Ujjwal. Hi Krish. Hello Avni. How are you all? आवाज आ रही है मेरी? Okay. Hello. Hi Rohit. I hope I remember your name. CSAG. ठीक है, चलिए. Thank you so much. How are you all? I hope you all are good. Welcome to Unacademy, and I'm your educator Priyanka, and now we'll be beginning with chemistry. A little bit of. Thank you Rohit. Okay, so लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करी थी और यहाँ पर हमने एंड अप करा था. अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. चलिए, मेरा आपसे एक सवाल है. हम सारी बात मैटर के बारे में ही कर रहे हैं, अभी भी बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं, काफी 2-3 चैप्टर्स को इकट्ठा कवर कर रहे हैं यहाँ पर ही. चलिए, तो मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर. ठीक है, What is the difference between gas and vapor? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, What is the difference between gas and vapor? Thank you उज्जवल, thank you रोहित. जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए. सुरभि गड़बड़, मिक्सचर कैसे हो सकती है गैस? गैसेस नहीं बोल रही मैं, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर गैस. सोच के जवाब दीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर. ये टर्म्स आप यूज करते हैं ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में सोच के मुझे जवाब दीजिए. Hi Aditi. Vapor only forms when liquid is heated. ओके, देखिए हमने यहाँ कुछ बातें लिख रखी हैं, इससे रिलेट करके सोच के दीजिए. आई वॉन्ट यू टू स्टॉर्म योर ब्रेन्स. आप थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि बहुत जनरल चीजें आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको, आपको पता है इस बारे में. The two substances are very much different. First is a state of matter. It has low density. Then it remains as gas only in room temperature. ये लास्ट वाला पॉइंट एकदम करेक्ट है अवनी. वेलर हीट मतलब हीट देने पर कन्वर्ट होता है और गैस का. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट रोहित. वेपर इज अ हॉट गैस. चलिए, वेपर किसकी बनती है? वेपर उस सब्सटेंस की बनती है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. राइट, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, उसकी वेपर बनेगी. और गैस तो वो सब्सटेंस है जो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे ही गैस है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर देन रूम टेम्परेचर है. और वेपर किसका बनता है? वेपर उस सब्सटेंस का बनता है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट तो लोअर है रूम टेम्परेचर से, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हायर है. तो जब आप उसे हीट करेंगे तो हीट करने पे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस में कन्वर्ट होगा तो वो बनाएगा क्या? वेपर्स. जैसे कि हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं ना, वाटर की गैस नहीं कहते ना, वाटर वेपर कहते हैं. स्टीम को वाटर वेपर कहते हैं, और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस कहते हैं. तो जनरल हम जो बोलते हैं उसका एक्चुअली मतलब क्या है, और उनमें थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो आपको समझ आना चाहिए. चलिए आगे बात करते हैं. अच्छा, कोई बात नहीं रोहित, इट्स ओके, हो जाता है. तो नेक्स्ट आज हम बात करेंगे कुछ. मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी लाने को, क्या आप लाए हैं? आपसे मैंने क्लास 11th की एनसीईआरटी लाने के लिए कही थी पिछली क्लास में. क्या आप लाए हैं? नहीं लाए हैं तो जल्दी से दौड़ के जाओ, ले आओ. घर में ही हो ना, जल्दी से जाओ, दौड़ के जाओ, ले आओ फर्स्ट पार्ट क्लास 11th का. हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ लिक्विड स्टेट के बारे में. ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं काइनेटिक
थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। ये क्या होती है, क्या होती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो काइनेटिक थ्योरी क्या होती है? अच्छा ये बताओ, काइनेटिक किससे रिलेटेड है वर्ड? एनर्जी से। एनर्जी किसके पास होगी? एनर्जी होगी पार्टिकल्स के पास। तो हम यहाँ किसके बारे में बात करने वाले हैं? पार्टिकल्स की एनर्जी के बारे में, उसके मोशन के बारे में, और उसके मोशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उनके गैसेस सॉरी लिक्विड्स के अंदर काइनेटिक थ्योरी से क्या फर्क पड़ता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो लिक्विड फेज, आप जानते हैं कि लिक्विड फेज में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं गैसियस फेज से। गैसियस फेज के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत लार्ज होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत लार्ज होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस वजह से काफी कम होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, लिक्विड्स के अंदर क्या होता है? लिक्विड्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़े से बढ़े हुए होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस, एंड इसकी वजह से फोर्सेस ऑफ और इसकी वजह से स्पेसेस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं कि लिक्विड्स की जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक थ्योरी के बारे में। अब अगेन बिल्कुल बेसिक बात क्या है कि जो लिक्विड्स हैं वो किससे बने हुए हैं? वो उसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। उनके अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, a liquid is made up of molecules. A liquid is made up of molecules. Second point लिखिए, molecules of liquid are quite close together. ठीक है, पहला point, particles are liquid is made up of small particles, molecules, and second point, molecules are quite close together. Are you writing? Are quite close together. और फिर इसका रिजल्ट क्या और क्या होता है, और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं लिक्विड के अंदर? तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर अ लिटिल लार्जर देन गैसेस। तीसरा पॉइंट लिखिए। अच्छा मैं लिख दूं? ओके, सो is made up of molecules are a little far apart हम कहेंगे, ठीक है, या little close to इसको। Intermolecular forces of attraction are quite large then molecules are in a state of constant motion and the last one, the average kinetic energy of molecules of a liquid is directly proportional to its absolute temperature. To there, ये क्या हुआ? गायब हो गया। Energy of molecules of a liquid is directly proportional to their
एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑलराइट, चलिए लिख दिया मैंने आपके लिए बोर्ड पे, आप जल्दी से कॉपी डाउन कर लीजिए इसको। काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स क्या कह रही है? लिक्विड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब अंदर हम लिक्विड के अंदर क्या क्या मोशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके अंदर किस तरीके का मोशन है, क्या पार्टिकल्स हैं, कैसे बना हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अ लिक्विड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट क्लोज टुगेदर, और उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, यहाँ पे हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं एज गैसेस। देन मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, हर समय पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, हर समय एक पार्टिकल जाता है दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करता है, एंड साइमल्टेनियसली बहुत सारे और भी पार्टिकल्स उससे कहीं ना कहीं कोलाइड कर रहे होंगे। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि किसी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है और किसी पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाती है। हाउएवर, जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो किससे रिलेटेड है? जो पूरा ऑन द होल लिक्विड है उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और उसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ किससे है? टेम्परेचर से। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसकी? एवरेज पूरे लिक्विड की बात कर रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है उस लिक्विड का केल्विन स्केल में, उस पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है। लेकिन इंडिविजुअली अब हम एवरेज, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार इसको आपसे समझाने की, आपका ध्यान ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। हम यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एवरेज जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस पे? वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, कि लिक्विड का टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एवरेज बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। हाउएवर, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है लिक्विड की। हमने पहले बात कर चुके हैं इस बारे में, लेकिन एक बार फिर हम और डिटेल में बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? शेप। लिक्विड्स डू नॉट हैव देयर ओन शेप, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच एवर दे आर केप्ट। ठीक है, इन विच एवर वेसल दे आर केप्ट। बिकॉज क्यों? अब यहाँ पे देखो कहाँ किस बात से आ रही है? दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन। लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो फ्री हैं मूव करने के लिए। तो जब लिक्विड के पार्टिकल्स फ्री हैं मूव करने के लिए, तो आप उन्हें जहां जगह देंगे वो वहां चले जाएंगे, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो जिस वेसल में आप रखेंगे वो उसको फिल कर लेंगे जहां तक उनकी वॉल्यूम है। तो शेप उनका फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स के बारे में, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम लिक्विड्स की जो होती है वो होती है कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम, दे कीप देयर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्यों, व्हाई डू दे कीप देयर वॉल्यूम? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स। आप देखिए, ये इन्हीं पॉइंट से हम आंसर कर रहे हैं सारी बात। ठीक है, इन्हीं पॉइंट से हम रीजन दे रहे हैं सारी बातों का। ये सारी प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी है वो किसका रिजल्ट है? वो इस काइनेटिक थ्योरी का ही रिजल्ट है, राइट? वो इसी काइनेटिक थ्योरी का रिजल्ट है। तो अगली बात हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हम कह रहे हैं कि लिक्विड्स जो हैं, लिक्विड्स दे कीप देयर वॉल्यूम। तो कीप देयर वॉल्यूम, अगर हम कह रहे हैं कि इनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो वॉल्यूम अपनी बना के रखते हैं। वो इतने फ्री नहीं है,
पार्टिकल्स जो हैं वो इतने फ्री नहीं हैं कि वो पूरा फ्रीली मूव अबाउट कर पाए गैसेस की तरह. सो हमने कहा यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर क्वाइट लार्ज एज कंपेयर्ड टू गैसेस. तो गैसेस फिल द एंटायर वॉल्यूम क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए फ्री टू मूव तो है, मोशन तो है, कांस्टेंट मोशन तो है, पार्टिकल्स कैन मूव, बट अगेन क्या पूरी वॉल्यूम को नहीं फिल कर सकते. नहीं, आज गैसियस स्टेट नहीं पढ़ाएंगे बेटा. आज इसमें जो लिक्विड स्टेट वाला पोर्शन, गैसियस स्टेट कंप्लीटली एक पूरा टॉपिक है शिवम. ठीक है, तो वो पूरा कंप्लीट एक टॉपिक है, तो उसको इसलिए उसको अलग से ही पढ़ेंगे. तो उस बीच में हमको फिर इसको टच नहीं करना पड़ेगा. इसको हम सॉलिड लिक्विड गैस प्रॉपर्टीज के साथ ही फिनिश करके खत्म कर देंगे लिक्विड्स वाला पोर्शन. ठीक है, इसलिए आज इसको यहीं खत्म करके फिर हम वापस मतलब इसी चैप्टर के पार्ट में मैंने छोटा सा लिक्विड स्टेट वाला पोर्शन कवर करके हम इस चैप्टर को फ्री कर देंगे कि अब हमें सिर्फ गैसियस स्टेट और प्योरली गैसियस स्टेट ही पढ़ना रह जाएगा, है ना. ठीक है शिवम जी. ओके, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी लिक्विड्स की हायर होती है देन गैसेस. क्यों भाई? क्योंकि उनकी पैकिंग जो है वो क्लोज होती है. अगेन मोशन तो है, कांस्टेंट मोशन तो है, लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की जगह की वजह से क्या होता है, आप देखिए यहाँ इनकी जो पैकिंग है इट इज क्वाइट क्लोज टुगेदर. सो पैकिंग क्योंकि क्वाइट क्लोज टुगेदर है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी. कोई सवाल इस पे? ओके, देन नेक्स्ट कम्स कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैसेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, तो उनको हम कंप्रेस कर पाते हैं. लिक्विड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा नहीं है, एंड एट द सेम टाइम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लार्ज है, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो गैसेस से काफी कम है, और हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली दे आर इनकंप्रेसिबल. और उसके लिए मैंने आपको कहा था एक एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखिएगा. ठीक है, देन लास्ट वन क्या है, डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे अच्छा हम इनको कंपेयर क्यों कर रहे हैं, गैसेस से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बोथ आर फ्लूइड्स. ठीक है, गैसेस भी फ्लूइड्स हैं, लिक्विड्स भी फ्लूइड्स हैं, इसीलिए हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. सॉलिड में तो एक क्वेश्चन आता ही नहीं कि पार्टिकल मूव करके जा पाए नॉर्मल कंडीशंस में. ठीक है, तो गैसेस की अगर अब हम डिफ्यूजन की बात करें तो गैसेस में डिफ्यूजन बहुत लार्ज होता है. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वेरी फास्ट कोलिजन्स होते हैं. कोलिजन्स यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. लेकिन लिक्विड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है एज कंपेयर्ड टू गैसेस, तो उसके अंदर कोलिजन्स भी कम होते हैं एज कंपेयर्ड टू गैसेस. तो डिफ्यूजन जो है वो लेसर होता है एज कंपेयर्ड टू गैसेस. अब अगर इसको हम सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड से कंपैरिजन में हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्योंकि उनकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसलिए उनका मोशन भी ज्यादा है, और इसलिए उनका कोलिजन भी ज्यादा है, और इसलिए उनका डिफ्यूजन भी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड्स. ठीक है, तो ये इंटरमीडिएटरी स्टेट हो जाती है. अब इन प्रॉपर्टीज की वजह से कुछ इस काइनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज और अराइज करती हैं, जिनको हमें एक्चुअली देखना है किसमें, इस लिक्विड स्टेट में, जिसके लिए मैंने आपसे आज एनसीईआरटी मंगवाई है. ठीक है, प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी. सबके पास है एनसीईआरटी? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में. एनसीईआरटी है सबके पास? लाएं. तो जल्दी लेके आओ. मैंने पिछली क्लास में बोला था आज की क्लास के लिए एनसीईआरटी लाने के लिए. मैंने आपसे एनसीईआरटी लाने को कहा था. देखिए बोर्ड पे. ओके, ऑलराइट. तो ये है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर यूनिट 5 एनसीईआरटी क्लास 11th का, और इसके अंदर चलना है हमको बिल्कुल लास्ट पार्ट पे, जहां पे हम पढ़ेंगे लिक्विड्स के बारे में. आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर, ये रहा. चलो, क्लास 11th की एनसीईआरटी आज हमने खोल ली है, शुरू कर दी है. ठीक है, तो एनसीईआरटी दिख रही है क्लियरली?
चलिए, तो एनसीईआरटी हमें बिगिन करनी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बिगिन करते हैं। ऑलराइट, सो हियर वी हैव एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कह रही है? लिक्विड स्टेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर, मैंने आपको जो भी बातें बताई, आप जो कह रहे हैं कि शॉर्ट नोट बना दीजिए, वो यहाँ सब लिखा हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड्स देन, हम एक एक लाइन बाय लाइन करेंगे ताकि आपसे कुछ भी छूटे नहीं और आपको अकेले बैठ के पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक एक लाइन बाय लाइन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। आप भी एनसीईआरटी आपके पास एक रेफरेंस है, देश की किताब, टेक्स्ट है, उसको साथ में रखिए, जरूरी है वो, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड्स देन इन द गैसियस स्टेट, ये बात हमने कर ली। पॉइंट 1, काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। Molecules in liquids are so close that they are very little, that there is very little empty space between them, and under normal conditions liquids are denser than gases. तो यहाँ पे they are so close, very little empty space between them, and they are denser than gases. Density की बात हो गई यहाँ पे। Molecules of liquid are held together by attractive intermolecular forces. Liquids have definite volume because molecules do not separate from each other. Because molecules do not separate from each other. However, molecules of liquid can move past one another freely. अब liquids में जो मोशन होता है वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन, और यहाँ कह रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल्स डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी होते हैं, काफी अच्छे लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, लेकिन उनके ऊपर दे कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक उसके ऊपर ट्रांसलेट होकर के मूव कर सकते हैं। एक पूरी पूरी लेयर एक दूसरी लेयर के नीचे वाली लेयर के ऊपर ट्रांसलेट कर सकती है, मूव कर सकती है। they can slide past, they can move past one another freely, therefore liquids can flow. उनकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से स्लिप ऑफ करके जा सकती है, and therefore they can flow. Can be poured and assume the shape of the container in which these are stored. तो हम इसीलिए उनको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर करते हैं लिक्विड्स को, जबकि सॉलिड्स को हम ट्रांसफर करते हैं, उठा के रखते हैं, लेकिन लिक्विड को हम पोर करते हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, जस्ट बिकॉज कि लिक्विड्स की जो लेयर है वो स्लाइड पास्ट कर सकती है, ट्रांसलेटरी मोशन शो कर सकती है, एक दूसरे के ऊपर से मूव कर सकती है, पूरी पूरी लेयर, ठीक है। सॉलिड्स के केस में ऐसा नहीं होता है, और गैसेस तो रैंडम मोशन में होती हैं। ऑलराइट, इन द फॉलोइंग section we will look into the some of the physical properties of liquids such as vapor pressure, इसकी बात करने वाले हैं हम, surface tension and viscosity की बात करने वाले हैं हम आज की क्लास। ऑलराइट, वेपर प्रेशर क्या होता है? इफ इन एन इवैक्यूएटेड कंटेनर, अब आप सुनिएगा जरा ध्यान से, हमने एक ऐसा कंटेनर लिया जिसके अंदर से हमने इवैक्यूएट कर दी एयर, यानी कि हमने उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया। यहां तक कोई डाउट है? पेज नंबर 149, आई एम ऑन पेज नंबर 149, ठीक है। चलिए अब आप आ जाइए, थोड़ा सा ध्यान से हम चलते हैं। चलिए भाई, हाँ, तो हमारे पास एक कंटेनर है, हमें समझना है वेपर प्रेशर। व्हाट एम आई एक्सप्लेनिंग? वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको लिक्विड्स के बारे में पता होना चाहिए, उसी से हम बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों को डिफाइन करने वाले हैं इसके आगे, ठीक है। तो पहले वेपर प्रेशर समझना होगा और फिर हम बॉइलिंग पॉइंट और वेपर और इवेपोरेशन पे जाएंगे, राइट। चलिए, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर के लिए हमको क्या करना है? हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया? क्लोज कंटेनर लिया, ठीक। एक क्लोज कंटेनर के अंदर हम क्या देखते हैं? अच्छा, आपने भी ये चीज अपने घर में ऑब्जर्व करी होगी, कभी कभी हम रात को एक ग्लास पानी भर के रख दें और उसके ऊपर ढक्कन लगा दें, ठीक, और हमको सुबह हम उस ढक्कन को उठा के, उस लिड को उठा के देखें तो हमें उसमें बीच में क्या दिखती है? वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं कि नहीं दिखती? तो बस हम वही फिनोमिनन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इवैक्यूएटेड कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड लिया और हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि उस लिक्विड की शुरुआत में क्या होता है? उसमें इवेपोरेशन होना शुरू होता है, उसके पार्टिकल्स। अब आप ध्यान से समझिएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड क्या कह रही है कि भैया पार्टिकल्स जो है वो हमेशा कंटिन्यूअसली रैंडम मूवमेंट में है, इधर मूव कर रहा है, जिगजैग मूवमेंट, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, उधर हो रहा है, लड़ता भिड़ता जा रहा है पार्टिकल एक दूसरे से। लेकिन इन सब के बीच में
काइनेटिक एनर्जी जो है उस सिस्टम की वो मेंटेन्ड है। कुछ पार्टिकल्स जब भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो किसी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है और किसी पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन उस सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी जो है वो सेम रहती है। उस सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी जो है वो सेम रहती है, whereas इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है। तो जिन पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कितनी ज्यादा, इक्वल टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब एक स्टेट को छोड़ के जाके दूसरे स्टेट में जाने के लिए उनको कुछ एनर्जी चाहिए। दो पार्टिकल्स के बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये पार्टिकल अगर इधर मूव करता है तो दूसरा पार्टिकल इसको पकड़ के खींच लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस फोर्स को ब्रेक अपार्ट करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, यस, तो ये वही एनर्जी है जिसको अब इस पार्टिकल की अगर एनर्जी इतनी बढ़ गई, कोलिजन हो रहा है कंटिन्यूअसली, इधर उधर कोलिजन हो रहा है, और एक पार्टिकल की एनर्जी इतनी बढ़ गई कि वो इस सेकंड पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक अपार्ट करके वेपर फेज में चला जाए, तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। सरफेस पे आता है और वहां से उसको उस सरफेस को छोड़ के वेपर फेज में चला जाता है। ठीक है, हम एक क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं, उस क्लोज कंटेनर के अंदर ये सब हो रहा है। कुछ पार्टिकल्स जब ऊपर की तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वेपर फेज में, उसी कंटेनर के अंदर, तो धीरे 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 क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ चल रहा है, कांस्टेंट रेट से कोलिजन्स कंटिन्यू हो रहे हैं और पार्टिकल्स मूव करके वेपर फेज में जा रहे हैं। जब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर हो जाएंगे, अभी तक शुरुआत में तो कुछ भी पार्टिकल्स नहीं थे, वैक्यूम था, लिक्विड से इवेपोरेशन शुरू हुआ, तो शुरू होने के बाद पार्टिकल्स ऊपर जाके इकट्ठे हो गए। अब जब बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए तो अब क्या होगा, ऊपर भी गैस के पार्टिकल्स में कोलिजन होगा। अब वेपर स्टेट है ना गैस, तो उनके पार्टिकल्स में कोलिजन होगा, रैंडम कोलिजन होगा, ज्यादा कोलिजन होगा। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो उन पार्टिकल्स की एनर्जी क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा कोलिजन होगा, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जिनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी वो अभी भी वेपर स्टेट में रहेंगे, लेकिन जिनकी एनर्जी कम हो गई वो टकरा के नीचे आएंगे, और जैसे ही वो लिक्विड के सरफेस पे नीचे आएंगे, नीचे लिक्विड के पार्टिकल्स, क्योंकि वो भी अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहे हैं, उनको पकड़ के खींच लेंगे। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहे हैं तो उनको पकड़ के खींच लेंगे। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, गैस से वापस लिक्विड का कन्वर्जन, गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्जन इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो पहले हो रहा था इवेपोरेशन, अब हो रहा है कंडेंसेशन। कहां? एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। तो अब आप ध्यान से समझिए हुआ क्या। लिक्विड्स एनर्जी पार्टिकल्स के पास है तो मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट मोशन शो कर रहे हैं। ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स सरफेस पे आ गए लिक्विड के, और उनके पास एनर्जी ज्यादा थी। ज्यादा होने की वजह से कहां से आई ज्यादा? टकराने से। किसी की एनर्जी ट्रांसफर हुई, एनर्जी तो किसी की बढ़ गई, किसी की कम हो गई। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा हो गई वो सरफेस पे आया, सरफेस पे आके वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ब्रेक अपार्ट करके लिक्विड से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस को हमने कहा इवेपोरेशन। ठीक, अंदर लिक्विड के ऊपर अब क्या हो रहा है कंटेनर के अंदर, कंटेनर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब वो पार्टिकल्स कंडेंस होना शुरू होंगे, किसी की एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्जन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो अब कंडेंसेशन का रेट जो है वो अचानक ज्यादा होगा, और फिर क्योंकि धीरे धीरे कम एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो ऊपर हैं, लिक्विड के सरफेस के ऊपर है, वहां कम हो जाएंगे और कंडेंसेशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो जब कंडेंसेशन का रेट कम हो जाए, इतना कम हो जाए, अच्छा एक सवाल बीच में, होल्ड ऑन, क्या जिस बीच में कंडेंसेशन हो रहा है क्या इवेपोरेशन बंद हो गया है? क्या इवेपोरेशन बंद हो गया है? जवाब दो, जवाब दो जल्दी से, क्या इवेपोरेशन बंद हो गया है? जल्दी बताओ, इवेपोरेशन बंद हो गया है? वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया ताकि बाकी कोई पार्टिकल इन्फ्लुएंस ना करे। हम जो स्टडी करना चाहते हैं वेपर प्रेशर, उसको बाकी दूसरे एयर के पार्टिकल्स होंगे तो वहां पे एयर की डेंसिटी और दूसरे पार्टिकल्स वो जगह ले लेंगे। तो हमें अभी क्या चाहिए, हमें वेपर प्रेशर चाहिए। वेपर प्रेशर जानने के लिए हमको वहां और दूसरा कोई पार्टिकल नहीं चाहिए जो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करे। ठीक है, अभी इस बारे में और बात कर लेंगे क्रिश, पहले मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूं, आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप दोबारा पूछ लेना, मैं फिर आंसर करूंगी इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, तो इस बीच में इवेपोरेशन बंद नहीं हुआ है, इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंडेंसेशन कंटिन्यूअसली चल रहा है। लेकिन कंडेंसेशन शुरू में
फास्ट हुआ, अब धीरे 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 कम होता चला गया, इतना कम हो गया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो अब आ गया है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद ये बात हम यहां से देख लेते हैं। एक कंटेनर लिया हमने, क्लोज्ड कंटेनर, और यहां पे है ये लिक्विड। ठीक है, इधर से हो रहा है इवेपोरेशन। जब यहां बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए तो शुरू हो गया कंडेंसेशन, और जिस वक्त, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस पर्टिकुलर टाइम पे इस स्थिति को हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस हैज, द सिस्टम हैज अटेन्ड, हम क्या कहेंगे, द सिस्टम हैज अटेन्ड अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में यहां पर जितनी भी वेपर्स हैं, यहां पर जितनी भी वेपर्स हैं, वो जितना प्रेशर लगा रही हैं, जितना प्रेशर इस सरफेस पे लगा रही हैं, किस पे, इस लिक्विड के सरफेस पे ये वेपर्स जितना प्रेशर लगा रही हैं, इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। एक बार फिर से सुन लो क्या हुआ। यहाँ पे थे बहुत सारे पार्टिकल्स, इस लिक्विड के अंदर थे बहुत सारे पार्टिकल्स, राइट। ये पार्टिकल्स किसी रैंडम किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे थे, और इस रैंडम मोशन की वजह से बहुत सारे कोलिजन्स भी हो रहे थे, टकरा रहे थे पार्टिकल्स आपस में। टकराने की वजह से उनकी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही थी। अब कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई, कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई, तो वो एक दूसरे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करके चले गए वेपर फेज में। वेपर फेज में जाने को हमने कहा इवेपोरेशन। सो दिस वाज रेट ऑफ इवेपोरेशन, दिस वॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो यहाँ पे इवेपोरेशन होना शुरू हो गया। जब इवेपोरेशन हो रहा था, ऊपर कोई और दूसरी वेपर्स नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमने इवैक्यूएटेड कंटेनर लिया है। तो यहाँ से रेट ऑफ इवेपोरेशन जब बढ़ा, बहुत सारे पार्टिकल्स, जब यहाँ वेपर स्टेट में बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स हो गए, तब क्या हुआ, यहाँ पे वापस वो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर ही रहे थे कंटिन्यूसली, क्योंकि वो भी तो रैंडम मोशन में है। तो टकराने की वजह से उनकी भी एनर्जी कम या ज्यादा हो रही थी। तो जिन पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो गई, वो वापस यहाँ नीचे आए, और यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते उनको यहाँ पुल कर लिया। तो ये वाला जो स्टेट हुआ, ये कहलाया कंडेंसेशन, ये कहलाया कंडेंसेशन। मीनवाइल बहुत सारे पार्टिकल्स थे, धीरे 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 वो कंडेंस होना शुरू हो गए, और जब उनका कंडेंसेशन होने लग गया, तो यहाँ से रेट ऑफ इवेपोरेशन कंटिन्यूसली हो रहा था, यहाँ से कंडेंसेशन कंटिन्यूसली हो रहा था, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकेम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस स्टेट में हमने अचीव कर ली स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, हमने अचीव कर ली स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जब हमने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव कर ली, उस वक्त जितनी वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट थी, उन्होंने लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट किया, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, यहाँ पे कोई सवाल है? चलो जल्दी बताओ, यहाँ पे कोई सवाल है? आ गई अमन, वेरी गुड। अगर यहीं पे हम एक रेट और टाइम का ग्राफ बनाएं, ठीक है, यहीं पे, हाँ यस, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अदिति, इट विल कंटिन्यू, ठीक है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी। देखिए इस ग्राफ के थ्रू समझिए, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने बनाया है रेट और टाइम का ग्राफ, ठीक है। अब टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमने इवेपोरेशन जब कराया, जब हमने इवैक्यूएटेड कंटेनर लिया था, उस वक्त यहाँ पे उस वक्त
यहाँ पे एक भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं था, एक भी लिक्विड का मॉलिक्यूल नहीं था, और इसलिए क्या हो रहा था, कंडेंसेशन का रेट 0 था, लेकिन इवेपोरेशन कंटिन्यूसली हो रहा था। विद टाइम इवेपोरेशन होता चला जा रहा था, ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा था, रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट था, कांस्टेंट रेट से इवेपोरेशन होता चला जा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही वेपर्स ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो गई, जैसे ही इस लिक्विड की वेपर्स ऊपर गई, उस वक्त क्या हुआ, जब वेपर्स ऊपर जाने लगी तब कंडेंसेशन शुरू हुआ। कंडेंसेशन अचानक तेजी से शुरू हुआ और उसके बाद धीरे 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 कम हो गया एंड इट रीच्ड इक्विलिब्रियम। तो ये जो स्टेट है जिसके अंदर ये हमको ये वाली सिचुएशन जो दिख रही है, ये वाली, दिस इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां पे दे आर गोइंग टू मर्ज, तो वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आ जाएगा अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओहो, दोनों ही चले गए। ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ऊपर वाला ग्राफ है इवेपोरेशन का, जो कॉन्स्टेंटली हो रहा है, कांस्टेंट रेट से हो रहा है इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन हो रहा है जो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, और ये कंडेंसेशन का ग्राफ है, ठीक है। ये कंडेंसेशन का ग्राफ है जो कि तेजी से शुरू हुआ और फिर हमको यहाँ पे क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, जहां पे इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। अब इक्विलिब्रियम होने के बाद जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस वक्त क्या होगा, तब हमको क्या दिखेगा, तब हमको जो इस लिक्विड के सरफेस पे अब जो ऊपर यहाँ पे वेपर्स हैं, ये वाली वेपर्स जो ऊपर यहाँ पे हैं, ये इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी, उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को, इन वेपर्स के प्रेशर को कहेंगे हम वेपर प्रेशर। बोलो, यहां तक कोई डाउट है? क्रिश, वेपर प्रेशर समझ आ गया? अब बताओ, अब बताओ, वेपर प्रेशर समझ में आ गया? अब अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएं, तो अब क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएं तो वेपर प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर को अगर हम ना छेड़ें, टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट रहने दें, तो जो इवेपोरेशन की स्पीड है, रेट ऑफ इवेपोरेशन है, वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, अब आप यहाँ पे चलिए, हम एनसीईआरटी पे चलते हैं। वेपर प्रेशर, इफ एन evacuated container is partially filled with a liquid, a portion of liquid evaporates to fill the remaining volume of the container. I hope this is clear. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि if a portion of liquid evaporates to fill remaining volume, लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो रहा है पूरी वॉल्यूम को कंटेनर की, जिसमें वेपर्स फिल हो जाएं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लिक्विड जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियली द लिक्विड इवेपोरेट्स and pressure exerted by the vapors on the wall of the container, vapor pressure increases. शुरुआत में क्या होता है कि लिक्विड इवेपोरेट होता है और इवेपोरेशन की वजह से जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है उस पे प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, increases. After some times it becomes constant. थोड़े टाइम बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, जो हमने कहा इक्विलिब्रियम पॉइंट. आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज. और अब लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है. और ये इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश हुआ है, इसी को हमने क्या कहा था, इसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे हमने कहा था अब जो वेपर्स हैं, अब जो लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स हैं, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी सरफेस पे, दैट्स नोन एज वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर. इस समय इक्विलिब्रियम आने के बाद जो वेपर्स का प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे एक्सर्ट हो रहा है, दैट प्रेशर इज नोन एज
equilibrium vapor pressure or saturated vapor pressure. Since process of vaporization is temperature dependent, the temperature must be mentioned. अब वेपोराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर से कैसे? टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सारा खेल ही यहाँ काइनेटिक एनर्जी का हो रहा है। जितनी ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ही तो चाहिए उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ा के भी हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। कोलिजन्स की वजह से क्या हो रहा है कि कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, राइट। और अगर हम बाहर से अलग से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो भी हम उन पार्टिकल्स की, हम ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? सिंस द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, द टेम्परेचर मस्ट बी मेंशन्ड व्हाइल रिपोर्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। यानी कि अगर आप 25 डिग्री मेंशन कर रहे हैं मतलब आपको टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा कि इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना है इस लिक्विड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When a liquid is heated in an open vessel, अब देखिए, when a liquid is heated in an open vessel, the liquid vaporizes from the surface. लिक्विड को जब आप हीट करते हैं ओपन वेसल के अंदर, तब वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, उसका वेपोराइजेशन हो रहा है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से वेपोराइज हो रहा है। यानी कि जब इवेपोरेशन होता है वो कहाँ से होता है? सरफेस से होता है। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि पार्टिकल जो नीचे था वो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी, गेन करके सरफेस पे आया और सरफेस से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो बाकी बचे हुए पार्टिकल्स हैं उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक अपार्ट करके चला गया कहाँ? गैसियस फेज में, ठीक है। तो इवेपोरेशन जो है वो सरफेस से होता है। सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। At the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to external pressure, अब देखिए, चलिए पहले मैं इस बात को आपको समझा दूं, उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं। अब हमने यहाँ पे इस स्लाइड में बात करी कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कितना? वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ये देखिए क्लोज्ड कंटेनर था हमने जिसमें वेपर प्रेशर को स्टडी करने की बात करी। अब हम सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करते हैं और यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, एक वेसल लिया। इस वेसल में लिक्विड है और लिक्विड के को हम कर रहे हैं हीट, ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं। अब एनर्जी देने पे क्या होगा? पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी और हम यहाँ पे पहले हीट कर रहे हैं, पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और कोलाइड, देखिए ये कहानी बार बार रिपीट होगी क्योंकि काइनेटिक थ्योरी में पार्टिकल्स के कोलिजन की बात बार बार होगी। तो मैं ये इतनी बार आपसे ये बात बोल रही हूँ, इतने में आपको याद हो जानी चाहिए, आपको ये लैंग्वेज समझ आ जानी चाहिए। और ये लैंग्वेज क्यों समझ में आनी चाहिए? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस ट्विस्ट एंड फ्रेम होकर के आते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में छप गया तो इससे कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए, कोई ग्राफ दे दिया जाए, कुछ भी बात कर ली जाए, तो आप उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज मैं इतनी बार बोल रही हूँ कि अब आपको साथ साथ बोलते बोलते रट जानी चाहिए, ठीक है, दिमाग में बस जानी चाहिए ये लैंग्वेज। क्या हो रहा है? पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं, कोलाइड होने से कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ रही है, कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो रही है। हाउएवर लिक्विड के जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, ठीक है। जिन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई थी वो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड फेज से गैसियस फेज में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पार्टिकल्स, अब वेपर प्रेशर हमको पता है किसी लिक्विड का, हम किसी पर्टिकुलर एक्स लिक्विड की बात कर रहे हैं और उसका वेपर प्रेशर हमको पता है। जिस वक्त ये वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन कर ली, हमने सारी बात वो सब कर चुके हैं, जिस वक्त वेपर प्रेशर इज इक्वल टू बिकम्स इक्वल टू vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure कितना होता है at sea level? Atmospheric pressure, vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. उस वक्त क्या होगा? नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो भी एनर्जी इतनी गेन कर लेंगे, यहाँ पे उनको भी इतनी हीट मिल चुकी होगी कि वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएं और ये नीचे से भी पार्टिकल ऊपर जाने लग जाएगा, नीचे से बबल उठेगा, बल्क में से बबल उठेगा और सीधे सरफेस से बाहर निकल के गैसियस स्टेट में चला जाएगा।
ठीक है, यहीं पे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, हमने एनर्जी यहीं पे इतनी सारी दे दी हीट करके हमने एनर्जी यहीं पे इतनी सारी दे दी कि उसके पास एनर्जी कितनी हो गई, इस पार्टिकल ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, कितनी, इक्वल टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली कि अब वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया और ये गैस का बबल यहीं से सीधे उठ के ऊपर चला जाएगा। तो अब ये सब प्रोसेस जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो फिनोमिनन है हम इसको कहते हैं बॉइलिंग। ठीक है, इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग, राइट। तो अब आप देख रहे हैं, अभी हमने इवेपोरेशन की बात करी थी, वो तो सरफेस से हो रहा था, लेकिन जब हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इट इज अ बल्क फिनोमिनन, यानी कि अंदर से हो रहा है, अंदर बीच में नीचे से पार्टिकल उठ के ऊपर जा रहा है गैसियस फेज में, राइट। चलिए वापस चलते हैं एनसीईआरटी पे, देखते हैं और क्या कह रही है एनसीईआरटी। चलिए यहाँ कह रही है at temperature at the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the external pressure, vaporization can occur throughout the bulk। यानी कि वेपर प्रेशर अब बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो अब पूरे बल्क में से, यानी कि पूरी वॉल्यूम्स में से पूरे के पूरे लिक्विड, आपने कभी घर में कोई वाटर बॉईल होते देखा है, कभी भगोनी में पानी गर्म होते देखा है, आप क्या उसको थोड़ा सा करके देखिएगा कि किसी वेसल में, भगोनी में पानी लीजिए, उसको गर्म करिए, आप देखेंगे बबल्स नीचे से उठना शुरू हो जाते हैं। अब वो छोटे छोटे बबल नीचे से क्यों उठ रहे हैं, वही बात हम कर रहे हैं कि बल्क में से पार्टिकल राइज कर रहा है, गैस राइज कर रही है, गैस का बबल नीचे से राइज कर रहा है। इवेपोरेशन में सरफेस पे होता है, जब आप भगोनी में पानी को गर्म करना शुरू करेंगे उस वक्त क्या होगा, आपको सरफेस पे से वेपर्स दिखेंगी, ठीक है। लेकिन जिस वक्त थोड़ी देर हो जाएगी, बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, उस वक्त क्या देखेंगे आप कि अंदर से बल्क में नीचे भगोनी के अंदर, वो जिस भी बर्तन में गर्म कर रहे हैं उस बर्तन के अंदर नीचे आपको बबल्स दिखेंगे। तो यहाँ पे हम कहना चाह रहे थे कि बिल्कुल यहीं से, यहीं पर बबल्स दिखना शुरू हो गए, ठीक है, यहीं पे ही बबल्स दिखना शुरू, ये बबल्स, यहाँ वाले बबल्स ही राइज अप कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं हम बल्क। द बबल स्टार्ट राइजिंग अप फ्रॉम द बल्क, इसको बल्क कह रहे हैं, इस वॉल्यूम को हम बल्क कह रहे हैं, नीचे से शुरू हो गए। वाइल इवेपोरेशन में सरफेस फिनोमेना होता है, सरफेस से रिलीज होते हैं बबल्स। नाउ एक और बात में अगर आपने ध्यान दिया हो तो इवेपोरेशन कहाँ हो रहा था, इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। फिर से बोल रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। वेपर प्रेशर जिस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, बल्क में से पार्टिकल्स गैस में बदलते हैं और अब डायरेक्टली नीचे से ही, बल्क में से ही वो ऊपर वेपर फेज में चले जाते हैं। तो ये सब कहानी जिस टेम्परेचर पे हो रही है वहां से बॉइलिंग शुरू हो गई है, और अब ये जो टेम्परेचर है ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। फर्दर अब हम इस सिचुएशन के अंदर, इस स्टेट के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, जब वो बल्क से लिक्विड्स, अब लिक्विड ने, पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन करनी शुरू कर दी है, अब हम और एनर्जी देते चले जाएं और हीट देते चले जाएं, तो अब जो टेम्परेचर है वो बढ़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो पार्टिकल्स हैं, अब जो अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल्स नई दी गई हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी क्या काम आ रही है, इट इज एक्टिंग एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड इट इज बीइंग यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द intermolecular forces of attraction. It is being used up in overcoming the intermolecular forces of attraction, right? तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे बात क्या चल रही थी, at temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the external pressure, vaporization can occur throughout the bulk of the liquid and vapors expand freely into the surroundings, और अब वो vapors निकल के बाहर चली जाएंगी। The condition of free vaporization of liquid, ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, the condition of free vaporization of the liquid, the condition of free vaporization of liquid throughout the liquid is called boiling, is called boiling। वो सिचुएशन, ये अब जो मैंने आपको बोली कि कौन सी वाली सिचुएशन, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो गया है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो गया है किसके,
वेपर प्रेशर के, या वेपर प्रेशर बराबर हो गया, आई थिंक इट शुड बी रिवर्स, वेपर प्रेशर बराबर हो गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस वक्त जो टेम्परेचर है उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और ये फिनोमिनन क्या शुरू हो गया है, ये वेपोराइजेशन या बॉइलिंग का फिनोमिना शुरू हो गया है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर is known as the boiling point of that at that pressure. Vapor pressure of some common liquids at various temperatures and given in figure 5.12. चलिए ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम। वेपर प्रेशर कुछ लिक्विड्स का दिया हुआ है, आगे देख लेंगे। At 1 atmospheric pressure, boiling point temperature is called the normal boiling point. इसको ध्यान से देखिए। At 1 atmospheric pressure, temperature is called the normal boiling point. If pressure is 1 bar, then the boiling point is called standard boiling point of that liquid. तो 1 atm से थोड़ा सा कम होता है 1 बार, ठीक है। तो अगर 1 atm पे ले रहे हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, तो हम उसको कहेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम 1 बार पे नाप रहे हैं उस मतलब वेपर प्रेशर को बराबर कर रहे हैं 1 बार के, तो यहाँ पे then what will it be called? It will be called as standard boiling point. Now the standard boiling point of the liquid is slightly lower than the normal boiling point. ठीक है, ये बात मैंने आपको भी बता दी। क्यों? क्योंकि 1 बार जो है वो थोड़ा सा कम होता है किससे, 1 atm से। Because 1 bar pressure is slightly less than 1 atm pressure. The normal boiling point of water is 100 degrees Celsius. Its standard boiling point is 99.6 degrees Celsius. ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। यहां तक कोई सवाल है तो बताइए बेटा। नेक्स्ट लेक्चर से श्रेयांश, नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा। क्या कंटेनर, वेरी गुड हनी, इफ यू डन दिस चैप्टर, वेरी गुड। चलिए, कंटेनर पर प्रेशर और वाटर पे प्रेशर सेम नहीं होगा। कंटेनर पे प्रेशर की जिस वक्त हम बात कर रहे थे वो किस टाइम की बात कर रहे थे, जब बिल्कुल भी कंडेंसेशन नहीं हो रहा था, जब शुरुआत हुई थी, ठीक है। और बाद में जब वो पूरे उसमें इक्वल ही रहेगा, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन ना। हम किसने पूछा था, अदिति, हाँ। तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, तो कंटेनर पे जो प्रेशर होगा वही लिक्विड के सरफेस पे भी प्रेशर होगा एट इक्विलिब्रियम, और उसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे इक्विलिब्रियम वाली स्थिति में, ठीक है। नोट्स कैसे लिखने बेटा, एनसीईआरटी से पढ़ना है, कोई नोट्स नहीं लिखना है, इसी में अंडरलाइन करिए। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपना काम फैलाएं। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज एनसीईआरटी पढ़नी है बस। ये मैंने इसीलिए आपके सामने खोल दी एनसीईआरटी कि आपको भटकना ही नहीं है कहीं और। जो बात मैं समझा रही हूँ सब यहाँ लिखी हुई है, और फिर वीडियो लेक्चर्स हैं। आपको बिल्कुल कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको जो लिखना है इसी के बीच में लिख लीजिए। एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, वो मैंने आपको पहली क्लास में बोल दी थी, ठीक है। एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, वो रखनी है, ठीक है। दैट इज अ मस्ट बुक। और इधर उधर भटकना नहीं, अपने टाइम को ऐसा वेस्ट नहीं करना है कि मैं यहाँ भी लिख लूँ, एक ही चीज को मैं 4 जगह लिखूँ। नो, एक ही जगह पे लिखो। यहाँ पे एनसीईआरटी भी मिल रही है जो कि रिकमेंडेड है, और फिर आप नोट्स जो लिखने, लेक्चर से जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, इसमें सब बात लिखी हुई है। आपको जहाँ पे जो बात इस बुक में ना समझ में आ रही हो एनसीईआरटी में, वो यहाँ अपनी पेंसिल से लिख लो, ताकि जब आप पढ़ो तब आप कॉम्पैक्टली आप पूरी चीज पढ़ सको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, एट हाई एल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, at high altitudes, heights पे atmospheric pressure is low, therefore liquids at high altitudes boil at a lower temperature. अब जब हम पहाड़ी पे जाते हैं, पहाड़ी पे क्या होता है, अब atmospheric pressure क्या है, what is atmospheric pressure? जो हमारे ऊपर एयर कॉलम है, वो जो अर्थ के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जिसको हमने सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर कहा है। अब जब पहाड़ी पे जाते हैं, तो पहाड़ी पे ये जो पहाड़ी अगर यहाँ है, तो ये जो सी लेवल का इतना एयर कॉलम है, ये कम है कि नहीं पहाड़ी के ऊपर, तो इतना कम प्रेशर लगेगा। तो जब प्रेशर कम, तो प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है, तो वेपर प्रेशर भी तो कम ही लगेगा। अगर वेपर प्रेशर कम लगेगा, बॉइलिंग कराने के लिए वेपर प्रेशर कम लगेगा, तो वो टेम्परेचर भी तो कम हो जाएगा जिसपे वाटर बॉइल कर रहा है, ठीक है। तो कम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। देयरफॉर बॉइलिंग जो होगी वो लोअर टेम्परेचर पे होगी एट हायर एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो अब हम इससे और क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि भैया जब कुकिंग होगी हायर एल्टीट्यूड्स पे, सो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्गर टाइम। व्हाई? बिकॉज वहां पे कुकिंग किस में होती है, वाटर में होती है, तो वाटर इज टेकिंग अ लॉन्गर टाइम टू बॉइल इन
द हायर एल्टीट्यूड्स रीजन। तो हम यहाँ पे क्या रिकमेंड कर सकते हैं? अब चलो जरा प्रेशर कुकर के अंदर चलो, वहां क्या होता है, प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो गया, तो अब हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि ज्यादा वेपर्स बने, ताकि वो ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करे, और वो जो नया वेपर, ज्यादा वेपर प्रेशर ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया। तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो हीटिंग, तो कुकिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। सो इसीलिए इट इज रिकमेंडेड, एक और कंक्लूजन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं, सो इट इज रिकमेंडेड टू कुक इन प्रेशर कुकर्स, ऑलवेज यूज प्रेशर कुकर्स एट हायर एल्टीट्यूड्स फॉर कुकिंग। चलिए, तो देयरफॉर वापस देखते हैं यहाँ पे, एट हाई एल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, देयरफॉर लिक्विड एट हाई एल्टीट्यूड्स बॉयल एट लोअर टेम्परेचर्स इन कंपैरिजन टू दैट एट सी लेवल. Since water boils at a low temperature on hills, the pressure cooker is used for cooking food. In hospitals, surgical instruments are sterilized in autoclaves in which boiling point of water is increased by increasing the pressure above the atmospheric pressure by using weights covering the vent. अब हम ऑटोक्लेव्स यूज करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज करने के लिए एट अ हायर प्रेशर, हायर बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दे रहे हैं ताकि वो हायर टेम्परेचर पे बॉइल हो, ठीक है, ताकि स्टेरलाइजेशन हो जाए। बॉइलिंग डज नॉट अकर व्हेन द लिक्विड इज हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल। बॉइलिंग तब नहीं हो सकती, देखिए हमने दोनों बातें करी थी, हमने क्लोज कंटेनर में वो इवैक्यूएट करके बात करी थी, और हमने दोबारा क्या बात करी थी, कंटेनर को ओपन करो, ठीक है। Boiling does not occur when the liquid is heated in a closed vessel. On heating continuously, vapor pressure increases. At first, a clear boundary is visible. देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, जब आप हीट करना शुरू करते हैं एक लिक्विड को, आपने एक ओपन वेसल लिया, और ओपन वेसल यानी कि जिसमें ढक्कन नहीं है, बिना लिड का। एक सेकेंड, लेट मी हैव अ ब्रेक, पानी पी लूं। ओके, आपने यहाँ पे एक ओपन वेसल लिया, आपने उसको हीट करना शुरू किया। हीट करने पर आप क्या देखेंगे कि वेपर्स, वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको वेपर्स, शुरुआत में क्या होगा, वो वेपर्स की डेंसिटी कम होगी धीरे, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो आपको उन दोनों के बीच में बाउंड्री दिखाई पड़ेगी कि लिक्विड कहाँ खत्म हो रहा है और वेपर कहाँ शुरू हो रही है, ठीक। इसके बाद आप उसको हीट करना शुरू करते जाएंगे, करते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो वेपर की डेंसिटी जो है बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब लिक्विड और वेपर की दोनों की डेंसिटी की लगभग सेम हो जाएगी, और आप उनके बीच की बाउंड्री नहीं बता पाएंगे। देखिए, ऑन हीटिंग कंटिन्यूसली वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, वेपर्स इंक्रीज हो रही है तो उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एट फर्स्ट अ क्लियर बाउंड्री इज विजिबल बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर फेज बिकॉज लिक्विड इज मोर डेंस देन वेपर। ये बात आपको पता है कि लिक्विड ज्यादा डेंसर है वेपर से। As the temperature increases, more and more molecules go to the vapor phase and density of vapors rises. अब ज्यादा पार्टिकल्स हो गए हैं उस एरिया रीजन में, तो डेंसिटी बढ़ गई है। It expands because molecules move apart. अब जब molecules, उसका expansion होता जा रहा है, ठीक है। When density of liquid and vapors becomes the same, when density of the liquid and vapors becomes the same, when कहाँ गया, हाँ, when density of liquids and vapors becomes the same, the clear boundary between the liquid and vapors disappears. और जब उनकी डेंसिटी सेम हो जाती है, उनके बीच जो अलग अलग बाउंड्री दिख रही थी वो दिखना बंद हो जाती है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर अबाउट विच वी हैव, अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बियॉन्ड, जिसके अबव आपको एक गैस को पहले ठंडा करना पड़ेगा। हमने क्या बात करी थी कि जब हमको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, हमको दो चीजें करनी पड़ती हैं, एक तो उसका प्रेशर कम करो, सॉरी, एक तो उसका प्रेशर बढ़ाओ और दूसरा उसका टेम्परेचर कम करो। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके अबव आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, आपने क्या कहा कि मैं तो सिर्फ भैया प्रेशर ही बढ़ाऊंगा गैस पे और फिर मैं उसे लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा, मैं नहीं कर रहा टेम्परेचर कम। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो गैस पे, आपको उसकी टेम्परेचर कम करना पड़ेगा बियॉन्ड एक सर्टेन लेवल तक। तो वो जो सर्टेन लेवल है, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव
आप कितना भी प्रेशर लगा लो एक गैस लिक्विफाई नहीं होगी। आपको उस गैस को ठंडा करना पड़ेगा, इस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर लाना पड़ेगा, अब आप प्रेशर लगाओगे तभी वो गैस लिक्विफाई हो पाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे इसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिस वक्त वो बाउंड्री उनके बीच की क्लियर बाउंड्री दिखना बंद हो जाए वो टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। आपने देखा होगा कोई, अच्छा यहां तक कोई सवाल, यहां तक कोई सवाल? Critical temperature is that temperature above which a gas cannot be liquefied by applying pressure alone. आप सिर्फ प्रेशर लगा के किसी क्रिटिकल टेम्परेचर से आपको बिलो कूल करना पड़ेगा। आपको दो फैक्टर्स करने पड़ते हैं क्या करने के लिए, गैस को लिक्विफाई करने के लिए। एक तो आपको उसका टेम्परेचर कम करना पड़ता है और आपको उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो टेम्परेचर आपको बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ही आप किसी भी गैस को प्रेशर लगा के लिक्विफाई कर सकते हैं। सो दैट टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर प्रेशर, हाउएवर हाउ मच प्रेशर यू अप्लाई, तो आप सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अदिति क्लियर है क्रिटिकल टेम्परेचर? अदिति क्रिटिकल टेम्परेचर क्लियर है? चलिए ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए। मान लीजिए आपको एक ग्राफ दे दिया जाए, ग्राफ दिया गया है आपको टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का। ठीक है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में आपको ग्राफ दे दिया जाए और इसके अंदर कुछ ग्राफ्स बनाए जाएं, जैसे कि ठीक है, इस तरह से कुछ ग्राफ बना दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से किसका वेपर, यहाँ पे जो ग्राफ्स दिए गए हैं, बताओ इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। ये ए, बी, सी, डी एंड ई, बताओ इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। ठीक है, क्वेश्चन है ये। चलिए एक बार आप इसे थॉट दीजिए, सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में। सोचिए जरा इस बारे में थोड़ा सा, और मैं इसको मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। ये हो गया आपका 1 atm, दिस इज 1 atm प्रेशर, ये 1 atm है। और टेम्परेचर यहाँ पे एक बार आप जल्दी से चलिए बताइए क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? अमन वेरी गुड। मैंने पूछा है आपसे बॉइलिंग पॉइंट लो किसका होगा, किसका सबसे ज्यादा मतलब सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करें, बॉइलिंग पॉइंट लो किसका सबसे ज्यादा होगा? ई का दीजिए, बाकी लोग भी आंसर दीजिए, थोड़ा सा सोचिए, जल्दी से आंसर दीजिए ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को क्लोज करें। अदिति ए का, चलिए 2 उम्मीदवार ए के आ गए, 1 उम्मीदवार ई का आ गया, और बाकी जल्दी बताइए। चलिए हम देखते हैं इसको। अब देखो
वेपर प्रेशर ये सबसे ज्यादा हाई दिख रहा है हमको ए का, हम बहुत ज्यादा इसमें अंदर नहीं घुसेंगे, आपको बाहर से ही दिख रहा है इसमें। वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है? वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है कि वेपर की वेपर्स का प्रेशर लगना। और वेपर्स कब क्रिएट होंगी? जब बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा किसकी वेपर्स जल्दी बनेंगी? वेपर्स उसकी जल्दी बनेंगी जिसमें, अब हम इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तक लेके जाते हैं। आप देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में, तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, यानी कि हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या है कि देर से बॉइलिंग होगी, और देर से बॉइलिंग होगी तो वेपर प्रेशर जो है, कम वेपर्स बनेंगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड की कम वेपर्स बनेंगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा एट दैट टेम्परेचर, राइट। तो किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम वेपर प्रेशर को देखना चाहें, मान लीजिए हम एक ही लाइन ड्रॉ कर लें, तो हम देखें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा किसी एक टेम्परेचर पे, आप यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट लो है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है, राइट। तो यहाँ पे सबसे कम, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर आपको ए का दिख रहा है। ये देखो इस पॉइंट पे देखो, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर हमको किसका दिख रहा है? ए का दिख रहा है, ठीक है। सबसे ये क्या, हाँ, इस पॉइंट पे देखो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर हमको किसका दिख रहा है? ए का दिख रहा है, फिर बी का दिख रहा है, फिर सी का दिख रहा है। इस पर्टिकुलर, अरे ये क्या हुआ, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर हमको ए का दिख रहा है, यानी कि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए के पार्टिकल्स में, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा ए का, ठीक है। एंड इसी ऑर्डर में चलेगा, सबसे कम ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का और फिर ई का। तो आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और वेपर प्रेशर को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, एंड देन यू कैन इंटरप्रेट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड्स एज वेल, इस तरह के ग्राफ से, ठीक है, राइट। और आपको ये भी बात समझ आ गई होगी कि वाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। लिक्विड्स की एनर्जी लोअर हो जाती है, और जब लिक्विड की, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड फेज में चले जाते हैं, सॉरी गैसियस फेज में चले जाते हैं। तो जब लिक्विड को छोड़ के गए हैं तो उस लिक्विड की एनर्जी जो है, हायर एनर्जी पार्टिकल्स जब उस लिक्विड को छोड़ के गए हैं तो उस लिक्विड की एनर्जी में आ गया है ड्रॉप, और एनर्जी में ड्रॉप यानी कि वहां पे कूलिंग का इफेक्ट हो गया है, क्योंकि एनर्जी का लॉस हुआ है ना, तो इसलिए वहां पे कूलिंग का इफेक्ट, दे लीव द लिक्विड विद द लोअर एनर्जी, ठीक है। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं सरफेस टेंशन की तरफ। हाँ जी, सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन भी एक फिनोमिनन है जिसकी वजह से आप देखिए ये वही मैंने यहाँ पे आपसे जो अभी क्वेश्चन पूछा था, ये वही ग्राफ है। ये डाइथाइल ईथर है, इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 308 है। फिर चलिए इसको आप देखिएगा, इसको स्टडी करिएगा, इस ग्राफ को। आपके पास ये ग्राफ है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट लिक्विड्स अज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर. Why is it then small drops of mercury form spherical beads instead of spreading on the surface? लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। अब जो पार्टिकल सरफेस पे हैं उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अंदर की तरफ, बीच में जो पार्टिकल है उस पे सब तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए आई थिंक टाइम इज अप, सो आई थिंक हम इसको पूरा टॉपिक ये, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे और हम यहाँ पे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की बात करेंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा, इसमें आपको जहां भी डाउट हो कौन सा, लिक्विड स्टेट से शुरू करना जितनी मैंने कराई है, और आगे जो मैं लिक्विड स्टेट के बारे में बात करने जा रही हूँ आप सिर्फ अभी फिलहाल उतना ही पढ़ेंगे, उतना आप पढ़ के आइएगा, और उसमें से अगर आपको कोई डाउट है तो फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, वील मीट अगेन, बाय।